हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को जो पढ़ाना चाहती हूँ उस चैप्टर के बारे में बता रही हूँ, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो चैप्टर मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जब कभी भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो चैप्टर का जो नाम है पहले उसको समझने की कोशिश करिए कि भूमंडलीकृत। भूमंडलीकृत का मतलब क्या होता है कि भू मीन्स जमीन और मंडली मीन्स एक, ऐसे आप कह सकते हो कि एक वृत्त या गोला, मतलब पूरे पृथ्वी पर पूरे विश्व के जितने देश हैं वो सब कैसे एक हुए, मतलब व्यापार के माध्यम से या संस्कृति के आदान प्रदान के माध्यम से, ये उसी के बारे में ये चैप्टर है आपका। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना मतलब कैसे पहले के समय में, हम आधुनिक युग की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, आधुनिक युग से पहले की बात कर रहे हैं, जो बहुत साल पहले की बातें हैं, जो प्राचीन काल और मध्य काल को इसमें समेटे हुए है कि कैसे व्यापार शुरू हुआ, वस्तुओं का या संस्कृति का कैसे आदान प्रदान शुरू हुआ, ये उसके बारे में ये चैप्टर आपको बहुत कुछ जानकारी प्रदान करेगा। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये चैप्टर को हम शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक युग से पहले। ठीक, आधुनिक युग से पहले मतलब कि आप देखिए, ये तो आपका हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है क्लास 10th का, लेकिन एक आपका इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है जो आपका वैश्वीकरण है। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर उस चैप्टर से थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन वैश्वीकरण जो है वो हमारे आज के आधुनिक युग में जो व्यापार होता है उसके बारे में बताता है। और ये जो चैप्टर है ये बहुत साल पहले प्राचीन काल और मध्यकालीन युग की चीज़ों को बताने के लिए ये चैप्टर आपका हिस्ट्री में डाला गया है कि कैसे व्यापार होता था और कैसे एक देश दूसरे देश से जुड़ता चला गया, और जब भूमंडलीकृत विश्व बना उस समय क्या क्या चीजें अस्तित्व में आई, कुछ नई नई चीजों की खोज हुई, कुछ नए आविष्कार हुए, कुछ नए नए देश अस्तित्व में आए। अस्तित्व में आए का मतलब ये है कि देशों की भी खोज हुई, जैसे कि वास्को डी गामा और आपके क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक, तो इसमें कई साल पहले जब सारे देश जब एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, तो उस समय जो है व्यापार कैसे होता था, तो बहुत साल पहले भी जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरे जगह आते जाते थे। तो कुछ लोग अपने काम की तलाश में, कुछ लोग अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, कुछ पूंजी निवेश के लिए। तो इस तरह से, मतलब कहने का मतलब ये है पूंजी का, श्रम का और काम की तलाश में आने जाने वाले लोगों का जो है आवागमन, मतलब आना जाना, वो एक देश से दूसरे देश में होता था। और जब वो लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे तो वहां पर सिर्फ काम की तलाश में या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही नहीं जाते थे, बल्कि वो लोग अपने कुछ चीजों को, वहाँ संस्कृति का भी आदान प्रदान करते थे और वहाँ से कुछ चीजें अपने भी लेकर अपने देश वापस लौटते थे। तो इस तरह से आदान प्रदान हुआ करता था। तो आधुनिक युग से पहले की बात हम इसमें करते हैं आपका, जिसमें आ जाता है आपका रेशम मार्ग। अब ये लोग आते जाते थे, तो कैसे आते जाते थे
किस प्रकार से इन लोगों का आवागमन मतलब एक देश से दूसरे देश में होता था। तो उस समय बहुत सारे देश जो हैं वो मतलब एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। उस समय संपर्क का माध्यम सिर्फ और सिर्फ रेशम मार्ग ही था। रेशम मार्ग मतलब इसको सिल्क रूट भी कहा जाता है। सिल्क रूट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि चीन का रेशम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था उस समय, और ज्यादातर जो मार्ग थे एक दूसरे से जुड़ने के वो रेशम मार्ग ही था। ये रेशम मार्ग जो है सिल्क रूट, वो आपका समुद्री मार्ग भी हो सकता था और स्थल मार्ग भी हो सकता था। दोनों मार्गों के द्वारा लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। अब ये रेशम मार्ग जो है ये प्राचीन काल और मध्य काल के व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का समूह है। आप अगर ये पूछें कि रेशम मार्ग क्या है, तो ये प्राचीन काल और मध्यकालीन जो युग थे उसमें व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्गों का ये एक समूह था जो प्राचीनी चीनी सभ्यता के मार्ग के रूप में जाना जाता है। ज्यादातर यहाँ से चीन से आपके चीनी जो है रेशम, फिर पॉटरी, चीनी पॉटरी जो होती थी वो, और चाय का चीन सबसे ज्यादा निर्यात दूसरे देशों में किया करता था इसी सिल्क रूट से। और ये सिल्क रूट जो है ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तीनों कंटिनेंट को जोड़ता था। तीनों महाद्वीपों को जोड़ते हुए ये रेशम मार्ग निकलता था और वहीं से ये इसका एक जो रास्ता था वो भारत की तरफ भी आता था। तो इसी के माध्यम से भारत भी इसके साथ संपर्क में आया था। तो यहाँ से तो चीनी पॉटरी, आपका चाय और रेशम, ये तीनों निर्यात किए जाते थे। और रह गई बात भारत से, तो भारत से मसाले, हाथी दांत, कीमती पत्थर और कपड़े आदि निर्यात किए जाते थे। इस सिल्क रूट के माध्यम से, रेशम मार्ग से जाते हुए ये सारी चीजों का चीन भी व्यापार करता था और भारत भी व्यापार करता था। और बदले में जिन देशों में ये लोग निर्यात करते थे उन देशों से जो है वहां से कीमती धातुएं जो हैं जैसे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, वो सब बदले में बहुत ज्यादा आते थे। दूसरी चीज है कि इन्हीं मार्गों से ईसाई मिशनरी या मुस्लिम धर्मोपदेशक या फिर आपके बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, ये सभी लोग अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत या अन्य देशों में गए होंगे, ये माना जाता है। ये रेशम मार्ग ही मेन था जिसके माध्यम से ये सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आती गई, मतलब व्यापार फलता फूलता गया। अब ये व्यापार तो यहाँ मतलब रेशम मार्ग के थ्रू ये व्यापार फला फूला, लेकिन भारत, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत अस्तित्व में दुनिया के देशों के बीच में कब जाने लगा, जब पुर्तगाली नागरिक जो हैं वास्को डी गामा, जो एक नाविक थे, पुर्तगाली नाविक, उन्होंने भारत की खोज की। यानी इसी सिल्क रूट से वो समुद्री मार्ग से होकर भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे और तब से दुनिया में, मतलब दुनिया के देशों को पता चला कि हाँ भारत जैसा एक देश भी कहीं है। मतलब भारत की खोज इस प्रकार उन्होंने की थी। और जब भारत दूसरे देशों के संपर्क में आया उसके बाद का तो आप लोगों को पता ही है कि हम किस तरह से, मतलब पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद अन्य यूरोपियन कंट्रीज आई और कैसे हमें गुलाम बनाया, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें आप जानते हो, ठीक। तो ये तो रेशम मार्ग की बात हो गई। दूसरी चीज हो गई आपका इसमें दूसरा जो टॉपिक, जो पॉइंट है, आधुनिक युग से पहले की बात यहाँ हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। भोजन की यात्रा, ये आपका पॉइंट है कि भोजन की यात्रा से क्या मतलब है। तो जब व्यापार
अस्तित्व में आया, लोग एक देश से दूसरे देश में जाने लगे, तो उस समय ये जो है एक देश से दूसरे देश में जब जाते थे तो सिर्फ अपनी संस्कृति के आदान प्रदान के रूप में इन्होंने अपने भोजन का भी आदान प्रदान किया। मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो विश्व के अन्य देशों को पता ही नहीं थी। खाने पीने की चीजों की बात हो रही है यहाँ पर कि वो कई देशों से जो है दूसरे देशों में प्रसिद्ध हुई। जैसे कि आप हमारे भारत की ही बात कर लीजिए तो आप देखिए आलू, मूंगफली, सोयाबीन, टमाटर, मिर्चा, ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं थी पहले के समय में, बहुत पहले के समय में ये सब चीजों से हम लोग अनभिज्ञ थे। हमें पता ही नहीं था कि कुछ ऐसे भी मतलब खाने पीने की चीजें होती हैं। अब चाय को ही आप ले लीजिए, चाय कितने लोग जानते थे हमारे देश में, लेकिन वो तो जब इंग्लैंड से जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की वजह से चाय काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, और कोई वो नहीं है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ये देखते ही हैं कि चाय हमारे यहाँ नहीं था। पहले हमारे भारतीय क्या करते थे, शरबत गुड़ का या चीनी का, इन सब का, गुड़ का ही सबसे ज्यादा वो था, क्योंकि गन्ना होता ही था तो शरबत वगैरह ही ज्यादा वो करते थे, चाय उतना नहीं था। तो भोजन की यात्रा में ये सांस्कृतिक आदान प्रदान में ये लोग जहाँ गए, मतलब एक देश के लोग दूसरे देश में जहां भी गए ये लोग, वहां कुछ खाने पीने की चीजों की कुछ बीज बो दिए या कुछ ऐसा चीज अपने देश लेकर आए जानकारी के रूप में खाने पीने की, या उन देशों को कुछ देकर आए। तो जिसमें आपका आता है कि पास्ता, जो आजकल बड़ा फेमस है, आप लोग को भी बहुत पसंद है। तो ये माना जाता है कि अरब यात्रियों की ये देन है, जो सिसिली में इन लोगों ने सबसे पहले पास्ता का प्रयोग किया था। सिसिली जो है इटली का एक टापू है, ठीक, तो वहां पर सबसे पहले पास्ता यूज में आया था। उसके बाद नूडल्स जो आप मैगी वैगी खाते हैं, ये वो है। तो नूडल्स सबको पता है कि ये चीन की देन है। चीन से पश्चिम देशों में पहुंचा सबसे पहले, भारत में नहीं पहुंचा था, सबसे पहले पश्चिम के देशों में पहुंचा। ये माना जाता है कि अमेरिका जो है, अमेरिकन जो है इसे सबसे ज्यादा मतलब एशिया कंटिनेंट में फैलाए, या और सब जगह उन्होंने इसे पहुंचाया नूडल्स को, ठीक। तो इस तरह से पास्ता, नूडल्स। अब आप बात कर लीजिए आलू की, तो आलू जो है 8000 साल पहले दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर बोया जाता था, और ये वहीं से, मतलब इसकी सबसे पहली खेती आपकी दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर हुई थी, और उसके बाद ये अन्य देशों में ये गया। और इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है आलू की, कि जैसे कि आप ये आयरलैंड, यूरोप कंटिनेंट के कई देश जो हैं वो सिर्फ आलू पर निर्भर थे। जो जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जो गरीब थे, यूरोप महाद्वीप के जो गरीब लोग थे, वो आलू पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके थे, और उन लोगों का आलू से इतना ज्यादा मतलब उनका लगाव हो गया था कि आलू की वजह से उन लोगों की जो जीवन प्रत्याशा जो होती है, मतलब उनकी उम्र जो है वो बढ़ती गई आलू खाने की वजह से। कि आलू एक तो उन लोग का पेट भी भर देता था, ऊपर से उनकी उम्र भी बढ़ती गई, क्योंकि उन गरीबों को कुछ मिलता नहीं था। और मुझे लगता है उस समय भी आलू सस्ता ही रहा होगा, इसीलिए गरीबों को आसानी से जो है इन लोगों को मिल जाता था। तो आलू जो है वो आपके जो यूरोप कंटिनेंट के ज्यादातर जो गरीब लोग थे, उनको ये पेट भरने का एक सस्ता साधन हो गया था। ठीक उसी तरह से देखा जाए तो ये माना जाता है कि आलू पर पूरी तरह से निर्भर आयरलैंड जो देश था, ये उस पर पूरी तरह से निर्भर था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि यूरोप के गरीबों की जिंदगी
वो पूरी तरह से आलू पर निर्भर हो चुकी थी। और आयरलैंड में तो आलू का ऐसा अकाल पड़ा था कि मतलब 10,000 लोग उसमें मारे गए थे। सिर्फ आलू का अकाल पड़ने की वजह से, आलू नहीं मिला, अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से 10 लाख लोग वहां पर मारे गए। और जिसकी वजह से जो है आलू मतलब एक तरह से देखा जाए तो वहां के लोगों की एक जिंदगी जीने का एक सहारा था, एकमात्र सहारा था। तो इस तरह से जो है भोजन की यात्रा ये आपका इसलिए ये बताया मतलब इसमें मुझे लगता है बहुमंडलीकृत विश्व के बनने में इसे इसलिए डाला गया है क्योंकि ये बताना जरूरी है कि कैसे कोई मतलब कोई भी देश एक दूसरे के संपर्क में जब एक दूसरे देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए तो वो कुछ न कुछ सांस्कृतिक आदान प्रदान करते चले गए। और इस तरह से बहुत सारी चीजें मतलब दुनिया में अस्तित्व में आई और जिसकी वजह से जो है आज हम बहुत सारी चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं, मजे ले सकते हैं। ये इन्हीं लोगों की देन है। दूसरी चीज मैं बीच में भूल गई कि आलू का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका सोलनम ट्यूबरसम। ठीक, ये आपका आलू का साइंटिफिक नेम है। जो आलू हम लोग खाते हैं बड़े चाव से, इंडिया में भी बहुत फेमस है। तो ठीक, तो इस तरह से ये भोजन की यात्रा जो है ये आपकी इस तरह से हुई कि हर देश एक दूसरे देश को कुछ न कुछ भोजन के रूप में भी आदान प्रदान करता चला गया। मतलब कुछ चीजों की खोज होती गई और वो देते चले गए एक दूसरे को। अब आपका तीसरा जो पॉइंट है विजय, बीमारी और व्यापार। अब इसमें आपका ये सबसे मेन पॉइंट है। इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो मेन उस पर मतलब मुख्य रास्ते पर आएगा। अभी तक तो ये पूरा आपका पिछला इतिहास बताया जा रहा है, आधुनिक युग से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें विजय, बीमारी और व्यापार। अब इसमें कैसे एक देश दूसरे देश पर विजय प्राप्त करने लगा व्यापार के माध्यम से। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पुर्तगाली हमारे देश में व्यापार के लिए ही आए थे, लेकिन व्यापार करते करते वो क्या कर लिए, वो हम पर राज करने लगे। मतलब हमें अपना ही गुलाम बना लिए, हम उनके जो है गुलाम बनकर सिर्फ रह गए। ऐसे ही अन्य कई देश ऐसे हैं जहां पर दूसरे देशों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया, जैसे भारत पर इंग्लैंड ने किया था वैसे ही। तो ये उसी की कहानी है। और वहां पर सिर्फ दूसरे देश के लोग आकर अपना आधिपत्य ही स्थापित नहीं किए, अपना उपनिवेश ही स्थापित नहीं किए, बल्कि वहां पर वो किस तरह से किए, अपनी विजय गाथा के लिए उन्होंने क्या क्या रास्ते अपनाए, ये सब आपको इस पॉइंट में मैं बता रही हूँ। कि जब आपके क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इटली के नाविक थे, मैं ये भी बता दूं आपको, ये इटली के नाविक थे और उन्होंने समुद्री रास्ते से होते हुए वो भी यूरोप कंटिनेंट से ही थे, और उन्होंने जब अमेरिका की खोज कर ली तो अमेरिका जो है वो लोगों के पहले से ही अमेरिका जो है वो धन संपदा में बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ धन संपदा बहुत अधिक थी। वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा थे, खनिज पदार्थ से संपन्न देश था। और जब तक वो दूसरे देशों के साथ संपर्क में नहीं आया था, उससे पहले वो बहुत खुश था, मतलब बहुत संपन्न देश हुआ करता था अमेरिका। लेकिन जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता जब पार करके और जब पश्चिमी सागर को पार कर अमेरिका पहुंचे, तो वहां पर उन्हें
पेरू और मेक्सिको जैसे शहर जहाँ पर धन संपदा, मतलब धन संपदा इस तरह से थी कि वहाँ खानों से निकलने वाले सोने चांदी या अन्य खनिजों के जो भंडार थे वो इतने ज़्यादा थे कि उसे देखकर वो लोग ललायित हो गए और उसे अपना उपनिवेश बनाने की ठान ली। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वहाँ तक पहुँचने का एक मेन मार्ग था भारत उपमहाद्वीप, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप केंद्र बिंदु था जहाँ से होकर हर देश जो है वो जहाँ मतलब उनको पहुँचना होता था वो वहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप से होकर वो वहाँ पहुँच जाते थे। दूसरी चीज है कि जब अमेरिका पर जब दूसरे देशों ने, मतलब यूरोपीय कंटिनेंट के देशों ने जब अपना जो उपनिवेश स्थापित करने की सोची, तो उस समय एल डोराडो जो वहाँ का एक शहर था उसे सोने का शहर कहा जाता था। और 16वीं सदी में स्पेनिश और पुर्तगाली सेनाओं ने वहाँ पर मतलब अपना विजय अभियान शुरू किया, मतलब उसे अपना उपनिवेश बनाने के लिए वहाँ पर वो लोग पहुँचे अमेरिका में। और उस समय जो है वहाँ पर वैसे तो वो जीत नहीं सकते थे, क्योंकि स्पेनिश और पुर्तगाली सेनाएं जो थी वो उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं थी कि जितनी अमेरिका की थी उस समय। ये मतलब कहा जाता है तो उनको हराने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए स्पेनिश और पुर्तगाली सेनाएं जो थी वो स्पेनिश सैनिक और अफसरों के माध्यम से चेचक कीटाणु, जो यहाँ पे बीमारी की बात हो रही है ना, कि जब एक देश दूसरे देश में जब एक देश का दूसरे देश में जब जाना आना हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ या रोजी रोजगार जो भी मतलब श्रम पूंजी इन सब का आदान प्रदान हुआ, तो उसके साथ साथ बीमारियों का भी आदान प्रदान हुआ। देखिए बेटा, जहाँ यहाँ बीमारी का नाम आया है तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कोविड जो था, कोरोना वायरस, ये क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि एक देश दूसरे देश को दिया है या पूरे विश्व में फैलाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हम आधुनिक युग से पहले भी ये चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि ये चेचक कीटाणु जो है ये स्पेनिश सैनिकों के द्वारा वहां पर अमेरिका में ले जाया गया था और ये बीमारी अमेरिका के लोगों में इतनी तेज फैली कि अमेरिका के लोगों के पास रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी नहीं थी कि वो लोग इस बीमारी से लड़ सके, और वहाँ की ज्यादातर जनसंख्या जो है वो इससे प्रभावित हो गई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे इस चेचक कीटाणु की वजह से। तो बीमारियों का भी आदान प्रदान हुआ था। भूमंडलीकृत विश्व जब बनना शुरू हुआ था तो उस समय हर चीज का मतलब हर चीजों का आदान प्रदान शुरू हुआ था। व्यापारिक और सांस्कृतिक चीजों के आदान प्रदान तो हुए ही, लेकिन कई तरह के भोजन जो मतलब कई नई खाद्य सामग्रियों का भी आदान प्रदान हुआ, लेकिन उसके साथ साथ बीमारियों का भी आदान प्रदान हुआ था, जो चेचक कीटाणु के रूप में स्पेनिश सैनिक और अफसरों के द्वारा अमेरिका में फैलाया गया था। दूसरी चीज है कि सिर्फ ये चेचक कीटाणु ही नहीं, ये तो लोगों में फैलाया गया था। ठीक, आप रिंडर पेस्ट ले लीजिए जो मवेशी प्लेग था, मतलब ये एक ऐसी बीमारी थी जो जानवरों में होती थी, और ये जो है ये अफ्रीका में 1880 या 1890 1880 के अंतिम समय में, यानी कि 1890 की शुरुआत में अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए ये रिंडर पेस्ट नामक बीमारी जो है उनके जो जानवर थे, जो पालतू जानवर थे, उनमें फैलाया गया था। अब और वो भी किसके द्वारा? इतालवी सैनिकों के
के लिए जो जानवर आते थे भोजन के लिए, मतलब इतालवी सैनिकों को जो मांस खाने के लिए जो जानवर लाए जाते थे आपके एशियाई देशों से, उन जानवरों में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी को मतलब रिंडरपेस्ट नामक बीमारी उन जानवरों को हुई थी, और वो जानवर अफ्रीका में आकर और अफ्रीकियों के जो जानवर थे उनमें इनको फैला दिया गया, जिसकी वजह से इसकी कहानी बहुत लंबी है और ये आगे है आपके चैप्टर में। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि अफ्रीका के जो लोग थे वो लोग जानवर पालते थे, ज़्यादातर उन लोगों का जो है जानवर पालने का ही एक उनका व्यवसाय था, मतलब वो ज़्यादातर उनका सब कुछ जानवरों पर ही निर्भर था। वो कभी भी किसी की गुलामी नहीं करते थे, वो मतलब कहते हैं ना श्रमिक, मतलब श्रमिक बनकर किसी और के लिए काम नहीं करते थे। और जो इतालवी सैनिक थे उन लोगों को ये था कि इन लोगों को कुछ इस तरह से आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया जाए अफ्रीकियों को कि ये लोग हमारी गुलामी करने के लिए जो है मतलब एकदम से ये परेशान हो जाए और हमारी गुलामी करने के लिए इन लोगों को मतलब इनकी परिस्थितियों को खराब कर दिया जाए कि जिसकी वजह से ये हमारे गुलाम बन जाए। तो ये करने के लिए गुलाम बनाने के लिए और उन्हें श्रम बाजार में धकेलने के लिए अफ्रीकियों को रिंडरपेस्ट नामक बीमारी उनके जानवरों में फैलाई गई थी, और ये इतालवी सैनिकों के लिए जो जानवर आते थे उनके द्वारा ही इसे वहां उनके अफ्रीका के लोगों के जानवरों में फैलाया गया था। तो ये आपका सिंपल सा है कि तो पहले के समय में भी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपका जो जैविक युद्ध जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। आप लोगों को ये लगता है कि मतलब ये कोविड जो है वही पहली बार ऐसा हुआ कि एक देश से दूसरे देश में फैला, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी चेचक के कीटाणु और रिंडरपेस्ट नामक बीमारियां जो है वो एक देश से दूसरे देश में ले जाई गई, और वो भी किस लिए, सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये दूसरे देशों के द्वारा उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे उन देशों में, कि जिसकी वजह से इन बीमारियों को फैलाया गया। और कुछ हद तक इन बीमारियों की वजह से अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में जो स्पेनिश, पुर्तगाली या इतालवी लोग थे वो लोग अपना उपनिवेश स्थापित भी कर लिए। वो इन्हीं दोनों बीमारियों की वजह से भी संभव हो पाया। तो ये आपका जो 3 पॉइंट है आधुनिक युग से पहले का, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। ओके।